अभी तक आपने देखा कि मेड दानिश को सारी बात बता देती है कि किस तरह से रेचल ने उसकी माँ से कैसे बात की। ये सुन दानिश की आंखें लाल हो जाती हैं। जहाँ टाइगर, जैगुआर और पाइथन को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, वहीं दानिश गुस्से के साथ रेचल के रूम की तरफ चला जाता है। अब आगे जहाँ दानिश रेचल के रूम की तरफ आ रहा था, वहीं रेचल अपने रूम में टहलते हुए मिस्टर डिसूजा से बात कर रही थी। जैसे ही वो कॉल कट करती है, अचानक एक तेज आवाज के साथ उसका गेट खुलता है और दानिश अंदर आता है। अंदर आते ही वो रेचल का गला पकड़ लेता है और उसे पीछे पुश करते हुए बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अचानक ऐसे आने से रेचल घबरा जाती है। तभी दानिश अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, लिटिल कैंडी, तुमने माँ के साथ बदतमीजी से बात कैसे की? इधर दानिश के जाते ही उस औरत और मेड के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। टाइगर, पाइथन और जैगुआर अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि टाइगर को गोली लगी हुई थी और वो अब खुद को और नहीं संभाल पा रहा था। इसीलिए जैगुआर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और टाइगर को लेकर रूम की तरफ चला जाता है। इधर वो औरत मेड को शाबाशी देते हुए उसे बोलती है, झुमरी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। इधर दानिश और रेचल तेज तेज हंसने लगता है और साथ ही रेचल भी। थोड़ी देर हंसने के बाद रेचल बोलती है, डेविल, तुम ना एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो और साथ ही एक मॉडल जैसे दिखते हो। जिस पर दानिश उसे बोलता है, और तुम बहुत नॉटी होती जा रही हो, अभी इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? उसकी बात सुन रेचल मुंह बनाते हुए बोलती है, डेविल, पता नहीं, लेकिन मैं तो उन्हें इग्नोर कर रही थी, लेकिन शायद उन्होंने मुझे पहले वाली समझ रखा था जो मुझे रोक टोक कर रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया। जहाँ दानिश और रेचल अपनी प्यार भरी बातें कर रहे थे, तो वहीं वो औरत नीचे एक कमरे में जाते हुए दरवाजा अंदर से लगाते हुए वहीं एक लकड़ी के चेयर पर बैठते हुए अपने पर्स से अपना फोन निकालती है और किसी का नंबर डायल करते हुए फोन को अपने कान से लगा लेती है और बोलती है, मैं पहुंच गई हूँ। जिस पर दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आती है, ध्यान से करना सब। तभी वो औरत बोलती है, मुझे मत सिखाओ, आज मेरी ही वजह से वो मेरे कंट्रोल में है और आगे भी वो मेरी ही बात मानेगा, बाकी आगे का क्या। तभी दूसरी तरफ से वो आदमी बोलता है, बस तुम उसे अपने हाथ से निकलने मत देना, बाकी मैं देखता हूँ। इतना बोल वो फोन रख देता है। तभी उस औरत को बाहर से किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलकर देखती है, हॉल में दानिश किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने वही लड़की थी जो दानिश पर अटैक करने हेल हाउस में आई थी। वो लड़की छोड़ने की भीख मांग रही थी। तभी रेचल, जो उसके पीछे ही खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लोहे का रोड था, वो रोड लेते हुए उस लड़की सिर पर मारती है, जिससे उस लड़की के मुंह से खून निकल जाता है और उसका सिर फट जाता है। इधर रेचल उसके सामने जाकर बैठते हुए उसके बालों को अपने मुट्ठी में कसते हुए बोलती है, मेरे बीस्ट को सेड्यूस करेगी? अरे इतनी हिम्मत तेरे अंदर आई कहाँ से कि तू रेचल डिसूजा के बीस्ट के ऊपर अपनी नजर भी डाल सके? इतना बोल वो उसके बालों को छोड़ते हुए दूसरा रोड लेती है, जिसमें कुछ कील निकली हुई थी और उसके एक रोड मारते ही सबके मुंह पर खून की छिंटे चली जाती हैं और वो कील उस लड़की के चेहरे में धंस जाती है। दानिश के अलावा जो भी लोग, गार्ड्स, टाइगर, जैगुआर और पाइथन वहाँ खड़े थे, वो आंखें फाड़े ये नजारा देख रहे थे। यहाँ तक कि वो औरत भी अपनी हैरानी भरी नजरों से रेचल को देख रही थी। तभी दानिश सोफे से उठते हुए उस लड़की को देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोलता है, धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। इतना बोल वो अपने गार्ड्स को देखते हुए बोलता है, पार्सल कर दो इसे इसके मालिक को। इतना बोल वो रेचल को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर टाइगर और जैगुआर और पाइथन, जो आवाज सुनकर रूम से बाहर आए थे, वो सारी चीजें जब गार्ड से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़की को बीस्ट हेल विला में रखा गया था, लेकिन इसने भागने की कोशिश की, जिस वजह से बीस्ट ने इसे यहाँ लाने के लिए कहा। हालांकि उस लड़की को वहाँ से निकलकर ऐसा लगा था कि वो बच गई, लेकिन शायद उसकी मौत अब करीब आ गई थी। रात काफी हो चुकी थी। सभी आने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। करीब रात के 3
बजे बीस्ट स्टडी रूम जहां टाइगर, जैगुआर और पाइथन खड़े थे, तो वहीं दानिश सामने बैठा हुआ उनसे बोलता है, जग्गा वापस आ गया है और तुम्हें तो पता ही होगा कि वो मुझे खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और फिलहाल के लिए मुझे ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि माही का मर्डर प्लान करने में कितने लोगों का हाथ था। ये कहते ही दानिश के सामने कुछ यादें घूमने लगती हैं। फ्लैशबैक, दानिश जो बचपन से रेचल को प्रोटेक्ट करता, हमेशा उसके साथ रहता, उसका ये बिहेवियर देख अब रेचल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन दानिश जो अभी बिजनेस फील्ड में उतरा ही था, तब उसकी उम्र 20-22 साल रही होगी। वो रात में बैठा रेचल के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट डील के लिए आना होगा। दानिश तुरंत ही वहां से रेचल को अपना ध्यान रखने का बोलकर वहां से चला जाता है। विला में कोई नहीं था, सिर्फ बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे और रेचल पूरे विला में अकेली थी। उसका स्वभाव ऐसा था कि वो बहुत चंचल थी, लेकिन आज उसे घबराहट महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि विला में उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, लेकिन वो ये सोच के टाल दे रही थी कि शायद विला में स्केले होने के कारण उसे वहम हो रहा हो। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे वो काफी हद तक डर जाती। उसका दिल बहुत ही नरम था, जितनी ही वो गोरी थी उतनी ही वो सेंसिटिव भी थी। इधर जैसे ही दानिश बिल्डिंग के आगे पहुंचता है, उसे बिल्डिंग को देख ऐसा लगता है कि वहां कोई नहीं है। बारिश भी तेज हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। दानिश बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला जाता है। वो बिल्डिंग अभी बन रही थी। दानिश जब अंदर जाता है तो उसे महसूस होता है वहां पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के सामान रखे हुए हैं जो उसे लग भी सकते हैं। वो सभी चीजों को बारीकी से नोटिस कर रहा था। फ्लैशबैक एंड तभी दानिश को टाइगर के बुलाने की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रहा था, लेकिन बीस्ट, उसे तो क्वीन के मर्डर में फांसी की सजा दी गई थी, तो वो बाहर कैसे आ सकता है? जिस पर दानिश बोलता है, पैसा तोगर पैसा जो कुछ भी कर सकता है, और वैसे भी शायद उसका मरना मेरे हाथों ही लिखा था, इसीलिए तो वो खुद ही बाहर आ गया है। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। होटल रूम में माही और जसवीर अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए थे और सामने रिपोर्टर्स उनकी तस्वीरें बना रहे थे। वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जसवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर अमन भीड़ और रिपोर्टर्स को हटाने की कोशिश कर रहा था। इधर हॉल में बैठे हुए सोनिया के साथ टैब में यही न्यूज देख रही थी। बीस्ट, टाइगर और जैगुआर विला में नहीं थे। पाइथन भी उन्हीं के साथ गया हुआ था। वहीं वो औरत जिसका सुमित्रा था, वो भी सोफे पर बैठे हुए चाय की चुस्की लेते हुए रेचल को ही घूर रही थी। इधर ये बात रेचल को बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। तभी सुमित्रा झुमरी से बोलती है कि आज वो यहाँ से जा रही हैं, लेकिन रेचल उनकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो रूम में आती है, उसे बेड पर एक इनविटेशन कार्ड दिखाई देता है। वो कार्ड उठाकर जब देखती है तो वो कोई बिजनेस इनविटेशन कार्ड होता है। वो कार्ड उठाते हुए उसे कबर्ड में रखते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर दूसरी तरफ दानिश अभी एक मीटिंग रूम में था, जहां हर तरफ से शांति छाई हुई थी और सभी के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह से भगवान बस उन्हें आज बचा ले। आज मैनेजर्स की मीटिंग थी जो दानिश ने रखी थी, ताकि उसे पता चल पाए कि आखिर अभी कंपनी का टर्नओवर कितना ग्रो हुआ है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसने कितना काम किया है, न्यू ज्वाइनिंग का क्या सिचुएशन है, हर एक चीज। लेकिन अभी रिसेंट में जिस लैंड पर उनका वर्क चल रहा था, उसकी फाइल्स रेडी नहीं हुई थी, जिस कारण मीटिंग का माहौल काफी शांत था और दानिश के आगे कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। तभी दानिश गुस्से से टाइगर और जैगुआर को बुलाता है। टाइगर और जैगुआर जो बाहर खड़े जग्गा के बारे में बातें कर रहे थे, जैसे ही वो दानिश की आवाज सुनते हैं, वो भागते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर आते ही वो अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तभी दानिश उनसे ऑर्डर टोन में बोलता है,
इन सबको अब्बी से फाइल रेडी करने के लिए बैठाओ। जब तक फाइल रेडी नहीं हो जाती तब तक इनमें से कोई भी घर नहीं जाएगा और ना ही कुछ खाएगा। इतना बोल वो उस रूम से निकल जाता है जैसे दानिश बोल कर गया था। टाइगर और जैगुआर और पाइथन मिलकर वैसा ही करते हैं। क्या पता कर पाएगा दानिश रेचल के मर्डर के प्लान में कौन कौन शामिल था और आखिर क्या हुआ था उस काली रात में।